हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अब एनसीईआरटी कक्षा 7वीं का सामाजिक अध्ययन का अध्याय 2 अभी शुरू करेंगे। इस अध्याय में हम देखेंगे कि स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, जो हमारे समाज में लोगों का स्वास्थ्य है उसको कैसे अच्छा बनाए रखा जा सकता है और उसके लिए सरकार क्या क्या करती है। इस अध्याय में हम अच्छे से इस चीज़ों को समझेंगे और किस तरह से अमीर लोगों के स्वास्थ्य और गरीब लोगों के स्वास्थ्य में किस तरह से भिन्नता है, असमानता है, ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। और इस अध्याय में बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझाया गया है। तो जल्दी हम इस अध्याय को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ चित्र आप देख रहे हैं स्वास्थ्य से संबंधित। यहाँ पे अस्पताल का चित्र आप देख रहे हैं, फिर भोजन का और पीने के पानी का, और भी बहुत कुछ ये चित्र में आप लोग को दिख रहा है। तो अध्याय का जो नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार अपने कल्याण के लिए कार्य करे, उनके कल्याण के लिए कार्य करे, लोगों के कल्याण के लिए। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय के उपशीर्षकों को देखिए आपके विचार में यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो लोगों का स्वास्थ्य सरकार के काम से किस तरह से जुड़ा हुआ है हम इस अध्याय में समझेंगे। तो ये जो चित्र है इसको आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर ये स्वास्थ्य विभाग की एक जीप है जो गांव में दवाइयाँ पहुँचाती है, और ये महिलाएं हैं, देख रहे हैं, पानी ला रहे हैं। और भी यहाँ झोपड़पट्टी दिख रही है। तो पहला सवाल यह है कि स्वास्थ्य क्या है। कम से कम हमें ये पता तो होना चाहिए कि स्वास्थ्य क्या होता क्या है, इसके बारे में किस किस चीज़ों को हम स्वास्थ्य के अंतर्गत मानते हैं। तो स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। पहला चीज़ तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपयुक्त कोलाज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। उपयुक्त कोलाज मतलब ये ऊपर में जो फोटो को एक साथ जोड़ा गया है, इसमें से आप ये जैसे कि ऑपरेशन हुआ, ये गाड़ी हुई स्वास्थ्य केंद्र की, तो इन चीज़ों को हमने देखा है तो हमें लगता है कि यही स्वास्थ्य से संबंधित है। जबकि प्रायः हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्वस्थ पानी, पीने के लिए स्वस्थ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। और हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और कर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। तो डरे समय नहीं रहना है, किसी को डरा कर नहीं रखना है, तभी जो है स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। चिंता मुक्त रहना होगा, ये भी जो है स्वास्थ्य का एक परिभाषा है। जैसे कि हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू जो है स्वास्थ्य के हिस्से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया गया है कि स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर किसी व्यक्ति को समाज में उपलब्ध है तो वो फिर सही मायने में स्वस्थ है। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं
तो आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिका से प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना कीजिए। क्या आप इन स्तंभों को कोई शीर्षक देना चाहते हैं? तो यहाँ पर जो शीर्षक आप दे सकते हैं, पहले हम इस स्तंभों को पढ़ लेते हैं कि ये है क्या। संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है? हमारे भारत में है, और सबसे ज़्यादा डॉक्टर भी यहाँ पर बनते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है दूसरे कॉलम में, भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुँचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। तो हमेशा जो डॉक्टर होते हैं वो शहरों में ही बसना पसंद करते हैं, गाँव में वो आना नहीं चाहते, इसलिए गाँव को लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती है। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की तो सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे। सन 1991 में यह 11,174 हो गया अस्पताल थे, और सन 2000 में यह संख्या बढ़कर जो है 18,218 हो गई। इसके बावजूद जो है भारत में, इधर देखिए, भारत में करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष तपेदिक यानी कि टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामले की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है। तो इतना जो है हमारे हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ने के बावजूद भी टीबी की जो मृत्यु दर है उसमें भी कमी नहीं हुई है, मलेरिया के केसेस में भी कमी नहीं हुई है। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज करने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। मतलब देखिए, विदेशों से भी भारत में चिकित्सा कराने के लिए आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में से की जाती है। इसका मतलब क्या है? भारत में संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल भी उपलब्ध हैं। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, और संचरणीय बीमारियां यानी कि पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है, ये बीमारियां में 21% जल जनित होती है, जैसे कि हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। तो इस तरह से जो है बीमारियां, सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल हमारे भारत में होने के बावजूद भी इस तरह की जो है बीमारियां हमारे देश में फैलती हैं। भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला चौथा बड़ा देश है। देखिए, भारत की सारी उपलब्धियां यहाँ पर इस कॉलम में लिखी हुई है, और इसकी जो कमजोरियां हैं, भारत में जो सुविधाएं नहीं दी जा रही है, ये दूसरे कॉलम में यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है देश है, और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात किया जाता है। निर्यात किया जाता है मतलब दूसरे देशों में दवाइयाँ भेजी जाती है, जबकि भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, और वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं। कितना दुखद स्थिति है कि भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है, ऊपर से हम जो है चौथा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा दवाइयाँ उत्पादन करते हैं और दूसरे देशों में जो है निर्यात भी करते हैं। और देखिए, स्वास्थ्य की सारी जो सुविधाएं हैं उसमें भी डॉक्टरों की कमी नहीं है, सर्वश्रेष्ठ अस्पताल यहाँ पर हैं, उसके बावजूद इतनी सारी समस्याएं हमारे देश के लोगों को है। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, इसके पीछे ये सब अभी हम आगे समझेंगे। निश्चित तौर पर शासन इसके पीछे जिम्मेदार है, जो अच्छी तरह से कानूनों को, नियमों को क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के कारण भी ये बुरी हालत हमारे देश की बनी हुई है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा और ब्लड बैंक आदि, जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों
योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत है जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में प्रायः यह कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं हैं। ऊपर दिए गए बाएं हाथ के स्तंभ को पढ़ने के बाद क्या आप इसे सही मानते हैं? चर्चा कीजिए। तो ये जो बाएं हाथ वाला जो स्तंभ है, हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने देखा ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी है या स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, सारी चीज़ें तो उपलब्ध हैं। तो इसका जो आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि भारत में प्राय यह कहा जाता है कि हमारे सरकार के पास सेवाएं प्रदान करने के लिए असमर्थ है क्योंकि इसमें पास जो पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं है। इस बात से अब असहमत है क्योंकि संसार भर में भारत में सर्वाधिक जो है चिकित्सा महाविद्यालय हैं और सबसे अधिक डॉक्टर भी यहाँ तैयार हो रहे हैं। हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन सरकार की एक गलत नीतियों के कारण स्वास्थ्य सेवाओं में कमी हो रही है। हमारे यहाँ से काफ़ी संख्या में डॉक्टर हैं वो विदेश में पलायन कर जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में भी कमी आती है। तो जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो चले जाते हैं विदेश और वहाँ जाके बस जाते हैं, तो फिर देश में जो है स्वास्थ्य सुविधाएं जो है चरमरा जाती हैं। तो ये समस्याओं पर जो है ध्यान देना चाहिए सरकार को, अच्छी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें सरकार की उपलब्धियों को यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद है फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति भी हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों को जानेंगे कि क्यों असमर्थ हो रहे हैं हम लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए। यहाँ पे एक देखिए, सरकारी अस्पताल के मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। तो सरकारी अस्पताल में कितना लंबा लाइन लगा रहता है, जो लोग जाते हैं, गए हैं सरकारी हॉस्पिटल कभी, उनको पता है और हमें बार बार तो न्यूज़ चैनल में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे एक कहानी देखेंगे, हाकिम शेख की कहानी। हाकिम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति PBKMS के एक सदस्य थे, जो पश्चिमी बंगाल में खेतिहर मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए और उनके सिर में गंभीर चोटें आई। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया। उन्होंने उनको भर्ती नहीं किया क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अंततः गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर जो है 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया। देखिए, 8 सरकारी अस्पताल में गए वो, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर
बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज होकर, क्षुब्ध होकर हकीम शेख एवं PBKMS, जो उनका मजदूर संगठन था, ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। अब देखिए उनको जो है इतना नुकसान हुआ। और ये जो है स्वास्थ्य का अधिकार सरकार की जिम्मेदारी है नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, आकस्मिक चिकित्सा उपलब्ध कराना। तो जो कि हकीम शेख के साथ नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने जो है कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। ऊपर दी गई कहानी को पढ़िए, कल्पना कीजिए कि आप एक न्यायाधीश हैं, आप हाकिम शेख को क्या कहेंगे। देखिए ये खासियत है एनसीईआरटी पुस्तकों की, जो बीच में ही क्वेश्चन पूछ के हमें सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि हमें इस तरह की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, क्या जवाब देंगे हम। और यहीं से जो है प्रशासनिक तैयारी करने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें और समझें। बच्चों में यहीं से समझ और उनकी मानसिक विकास होता है। तो अब न्यायाधीश आप हैं, उनके सामने, आपके सामने अगर हकीम शेख ऐसी अपना शिकायत दर्ज करा रहे हैं, मुकदमा दायर कर रहे हैं, तो क्या आप उसके लिए उनको क्या न्याय दिलाएंगे। तो इसका जो न्याय जस्टिस हुआ, ये आगे इसी पार्ट में दिया हुआ है। इसमें जो है उन्होंने न्याय में जो है सरकार ने, मतलब जज ने कहा, न्यायाधीश ने कहा कि राज्य सरकार को ये सारे खर्चे वहन करने पड़ेंगे जो कि हाकिम शेख की साथ हुआ, जो खर्चे उनको करने पड़े, और भविष्य में जो है इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कानून लागू करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है न्यायाधीश ने उनको उनके पक्ष में निर्णय दिया, जो कि हम आगे अध्याय में पढ़ेंगे। आगे हम लोग एक कहानी देख लेते हैं। यहाँ पर है एक इलाज का खर्च। ठीक है, किसी को कोई बीमारी हो जाता है तो उसको इलाज के लिए खर्च कैसे होता है, एक इलाज का खर्च। कहानी से समझते हैं। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा चलाते हैं। यहाँ पर जो इसके दोस्त हैं अमन और रंजन, तो ये बोल रहे हैं, अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था। मैं इसी सोमवार को स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए, वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। तो ये अपने बारे में कह रहा है, ये अपने बारे में। दोनों को ही वायरल था, लेकिन दोनों अलग अलग हॉस्पिटल में गए थे। उसके बारे में देखेंगे अभी। अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल है। ठीक है, जो 5 स्टार होटल होते हैं उस तरह से उनको लगा। डैडी कह रहे थे यह एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलती हैं। रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी ने 500 रुपये देने पड़े। डैडी को 500 रुपये देने पड़े। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ सुथरा और जगमग था। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से रहते हैं, वो पता ही है। हम लोगों को जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल तो उसकी साफ़ सफाई और व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन होती है। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया। उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता भी नहीं चला। जैसे देखिए खून निकाल रही और क्या पूछ रही, क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है। तो उस तरह से जो है इनके मन बहलाते हुए इनका खून निकाला गया। कोई भीड़ भाड़ भी यहाँ पर नहीं है। देखिए अगला जो है, जब सारे परीक्षण के नतीजे आ गए तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजों को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्होंने कई सारी दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कहा। डॉक्टर साहब यहाँ से, हाँ तो छोटा जनाब, यह गुलाबी गोली दिन में 3 दफ़ा लेनी है। यह सफ़ेद वाली सोने के पहले, यह एक शरीर के दर्द के लिए है और यह एक सिरप है, घबराओ नहीं।
बढ़िया स्वाद है इसका। तो डॉक्टर ने इनको ये सारी बहुत सारी दवाइयाँ लिख दी वायरल बुखार के लिए। धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ही ठीक लगने लग रहा है। तो इसको बहुत अच्छा लगा, उसको खुशी हुआ इस डॉक्टर के हॉस्पिटल के व्यवहार से। और दूसरी तरफ जो है, तुम्हें यह सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा अपनी तो कहो, तुम किस अस्पताल में गए थे? तो यहाँ पे उसका दोस्त कह रहा है, वह तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इसमें समय बहुत लगने वाला था। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच करने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा जहां जांच के लिए खून लिया जा रहा था, और वहाँ भी बहुत भीड़ भड़का हो रहा था। तो ये सरकारी हॉस्पिटल का दृश्य आप यहाँ देख रहे हैं, कितना भीड़ रहता है और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए, हमें ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा। हमें 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। फिर हम वापस अस्पताल गए। उस दिन वहाँ कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी। तो सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर बदलते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो है मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी करो। तो उन्होंने जल्दी से रिपोर्ट मांगा उस लड़के का, और इसे वायरल हुआ है। कोई फिक्र की बात नहीं है, बुखार उतरने की यह गोली इसे देनी है, वो बस और कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। तो मेरा अस्पताल था बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज में 3,500 रुपये से भी ज़्यादा खर्च हो गया। देखिए इसके छोटे से वायरल में बहुत ज़्यादा खर्च हुआ क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था। इतना खर्च मेरे इलाज में तो सिर्फ 150 रुपये का खर्च हुआ। तो सरकारी हॉस्पिटल में जो है पैसे तो कम लगते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, बहुत सारी लाइनों में लगना पड़ता है। तो इस कहानी से हमें सरकारी हॉस्पिटल और जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उसके जो है व्यवस्था और उसके कामकाज के बारे में पता चला। आगे जो है यहाँ पर कुछ सवाल दिए हुए हैं। रंजन को इतना अधिक पैसा क्यों खर्च करना पड़ा, कारण बताइए। तो रंजन ने अपनी बीमारी का इलाज एक निजी अस्पताल में करवाया था जहां सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध थी। निजी अस्पताल में रंजन का कई तरह का परीक्षण किया गया क्योंकि इन सभी परीक्षणों को करवाने के लिए डॉक्टर ने कहा था। इन सभी परीक्षणों के बाद यहाँ पता चला कि रंजन को सिर्फ वायरल बुखार है। रंजन को कई तरह की परीक्षण की फीस, डॉक्टर की फीस तथा बेड का चार्ज के कारण अधिक पैसा लग गया। ठीक है, इसीलिए उसको ज़्यादा पैसा लगा। और दूसरा जो सवाल है कि सरकारी अस्पताल में अमन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, आपके विचार से अस्पताल कैसे बेहतर ढंग से काम कर सकता है, चर्चा कीजिए। यहाँ पर अस्पताल क्या कर सकता है, तो देखिए सरकारी अस्पताल में अमन को लंबी कतार में खड़ा होना पड़ा। जब उसकी बारी आई तो उसे डॉक्टर ने खून की जांच करने के लिए कहा। इसके लिए भी उसे एक और लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा जहाँ के लिए खून लिया गया उसके बाद, और वहाँ भी बहुत भीड़ भड़का हो रहा था और इन सभी कार्यों के लिए काफ़ी समय लगा। इसके बाद जो है ओपीडी काउंटर पर भी एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। तो अस्पताल को बेहतर काम करने के लिए कुछ सुझाव ये दिया जा सकता है कि अस्पताल के प्रत्येक कर्मचारी को अलग अलग काम सौंपा जाना चाहिए ताकि वो उसको अच्छे से कर सके, और प्रत्येक कर्मचारी के लिए समय सीमा निर्धारित किया जाना चाहिए। वह निश्चित समय में एक निश्चित संख्या में रोगियों की समस्या का निपटारा करे। जिस कर्मचारी एवं डॉक्टर के कार्य में लापरवाही दिखी जाती है तो उस पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। ये हम कर सकते हैं। अस्पताल की साफ सफाई के लिए अधिकारियों द्वारा समय समय पर निगरानी करते रहना चाहिए कि साफ सफाई और जो बाकी व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। अगर नहीं चल रही तो उसको उचित कार्रवाई उन पर करनी चाहिए। तो इस तरह से सरकारी का फिर अस्पतालों की जो व्यवस्था है उसको ठीक किया जा सकता है। अगला जो यहाँ पर प्रश्न बन रहा है, जब आप बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं, क्या आपको किन्हीं
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो इसको छात्र स्वयं लिखेंगे। कहीं कभी ना कभी तो उनको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा होगा। अगर प्राइवेट डॉक्टर के पास गए होंगे प्राइवेट अस्पताल में तो उसके बारे में लिख सकते हैं, और अगर सरकारी में गए होंगे तो उतना ही दिक्कत हुआ होगा जितना कि अमन को हुआ है सरकारी हॉस्पिटल में। और अगला जो प्रश्न है, निजी चिकित्सालयों में हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चर्चा कीजिए। तो निजी चिकित्सालयों में समस्याएं क्या है, उसमें तो एक ये है कि आपसे अधिक पैसा खर्च करने पड़ते हैं। छोटे निजी चिकित्सालयों में कई डॉक्टर जो ऐसे होते हैं जो योग्यता की कमी होती है उनमें, और गलियों या मोहल्लों में कुछ निजी चिकित्सालय हैं जिसमें कि डॉक्टर MBBS नहीं होते। दूसरे शब्दों में कहें तो झोला छाप डॉक्टर रहते हैं वहाँ पर, जो कि कंपाउंडर से डॉक्टर बने होते हैं। छोटे निजी चिकित्सालयों में कई जांच परीक्षण यंत्रों की कमी होती है, जिसके कारण बाहर से जांच परीक्षण करवाने पड़ते हैं, और बहुत सारी दवाइयाँ भी उनके द्वारा लिखी जाती हैं अनावश्यक रूप से। तो ये समस्या निजी चिकित्सालयों में होती है। यहाँ जो सेकंड साइड में यहाँ पर दिया है, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। उपरोक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को दो मोटे वर्गों में बांट सकते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में यहाँ पर देखें कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो किससे जुड़ा हुआ होता है? ये केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और सभी बीमारियों साधारण से लेकर के विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियां का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। तो जो छोटा स्वास्थ्य केंद्र होता है ग्राम में, ग्राम पंचायत में, उसको जानते होंगे जो लोग गांव में रहते हैं। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल हैं जिनका जिक्र हकीम शेख की कहानी में हुआ था, ठीक है। तो बड़े बड़े हॉस्पिटल भी होते हैं जिला स्तर पर, बड़े नगरों में भी। और इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क व बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज कर सकें। तो जो सरकारी अस्पताल होते हैं वहाँ पे बड़े लोग भी जा सकते हैं, गरीब लोग भी जा सकते हैं, सभी के लिए होता है। सरकार को जो टैक्स मिलता है उसी से ये स्वास्थ्य केंद्र जो है संचालित होते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। तो इसके लिए जो है लोगों का सहयोग भी चाहिए। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व घर की छतों आदि पर पानी एकत्र ना होने दें। तो टीवी रेडियो में भी विज्ञापन आप लोग सुनते रहते हैं कि जो भी पानी इकट्ठा हो रहा है उसको ना होने दें, क्योंकि मच्छर वहाँ पे पैदा हो जाते हैं। तो
ये जो है लोगों के सहयोग से भी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा सकता है। लोगों के सहयोग के बिना भी बहुत सारी चीज़ें नहीं की जा सकती। आगे दिया है कि हकीम शेख के प्रकरण को पुनः याद करिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि उसके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? तो हकीम शेख ने जो केस दायर किया था उसका जो निर्णय आया उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर क्या है कि हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा कि हकीम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें उसकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है, जो कि जीवन का एक हमारा मौलिक अधिकार है जो नहीं दिया जा रहा है। अदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों की आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। मतलब कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कि इमरजेंसी केसेस में भी अस्पताल जो है उनका इलाज करे। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों ने हकीम शेख का इलाज करने से मना कर दिया, इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह हकीम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करे। ठीक है, तो ये न्यायालय से उनको न्याय मिला, उसको लिए सरकार ने सारे पैसे का भुगतान करने को राज्य सरकार को कहा। और यहाँ पर दो चित्र आप देख रहे हैं कि गांव के एक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को दवाइयाँ दी जा रही हैं एक डॉक्टर के द्वारा। तो ये जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको आयरन की गोलियाँ वगैरह स्वास्थ्य निजी जो छोटे स्वास्थ्य केंद्र होते हैं गाँव में सरकारी, उनमें दिया जाता है। और एक यहाँ पर है कि एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ एक औरत, यूनिसेफ के अनुसार हर साल 20 लाख बच्चे ऐसे संक्रमण से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है। तो देखिए इस बच्चे को कोई बेड उपलब्ध नहीं है, कोई अच्छी सुविधा नहीं है और इसको यहाँ से ड्रिप चढ़ाया जा रहा है, इनको बॉटल ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। और बच्चे इसी तरह से बहुत सारे केसेस होते हैं, करीब कितना 20 लाख बच्चे जो है इलाज हो सकने वाली बीमारी से भी जो है संक्रमण से भी मर जाते हैं प्रतिवर्ष। तो यह एक रिपोर्ट किसका है? यूनिसेफ का है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। अगले वीडियो में हम निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में देखेंगे और इस अध्याय में जो आने वाले जो सवाल है, प्रश्न है, उसका अच्छे से विस्तार से आंसर देंगे ताकि जो है हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो और कभी भी इससे संबंधित जो कोई भी प्रश्न आए तो आप उसको बहुत ही अच्छे से लिख सकें उसका आंसर। तो उम्मीद है कि वीडियो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो रहा होगा और जल्दी ही हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे चैनल पर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।